नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज दोपहर से ही उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निकाय के ओबीसी रिजर्वेशन को निरस्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को त्वरित तौर पर नगर निकाय के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है। लेकिन इसके बाद भी सभी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय का चुनाव जो है वो टलने की संभावना है, वो टल गया है। वो कब होंगे कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो आखिर ऐसा इसका क्या कारण है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ खंडपीठ ये कह रहा है कि सरकार त्वरित तौर पे कराए और चुनाव टलने की संभावना है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आज सभी लोगों के मन में एक इच्छा बना हुआ है कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट का हुआ क्या है। तो अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट क्या है और उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई जिस कारण से कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर एक उथल पुथल की स्थिति मच गई है। नगर निकाय के चुनाव अभी कुछ समय टल सकते हैं, वो स्थितियां क्यों बन रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिपल टेस्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को देने के संदर्भ में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला घोषित कर रखा है। ट्रिपल टेस्ट के पूरे प्रक्रिया को जब तक कोई स्टेट फॉलो नहीं करता तब तक वहाँ पे ओबीसी आरक्षण को जो है वो निरस्त कर दिया जाता है। ट्रिपल टेस्ट को तो समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इसी ट्रिपल टेस्ट के गाइडलाइन के आधार पे ही आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को कैंसिल किया है उत्तर प्रदेश में। तो वो गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आरक्षण अगर ओबीसी को दिया जाना है तो वह आरक्षण आंकड़ों के आधार पर अर्थात डेटा के आधार पर मिले और डेटा जो है वो अधिकृत किस्म का हो। इसलिए ट्रिपल टेस्ट जैसा नाम से स्पष्ट है, उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले उसके तीनों हिस्सों को समझते हैं हम लोग। ट्रिपल टेस्ट का प्रथम टेस्ट के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी दी है कि वह ओबीसी से संबंधित अधिकृत आयोग का गठन करे या निकाय का गठन करे, यानी अधिकृत कमीशन होना चाहिए ओबीसी से संबंधित, और वह कमीशन यह जांच करे कि वहाँ पर ओबीसी की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है। यानी ओबीसी के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को जुटाने का काम उस ओबीसी कमीशन को करना है प्रथम स्टेज में। सेकंड स्टेज ये है कि वहाँ पे उन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या ओबीसी को आरक्षण देने की ज़रूरत है अथवा नहीं, ये सेकंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज क्या है इसमें? थर्ड स्टेज में ये चीज़ बताया गया है कि अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो किस आधार पर देना चाहते हैं, किस रूप में देना चाहते हैं। यानी या एक अधिकृत आयोग हो, वो पूरे डेटा आंकड़ों की जांच करें और फिर वहाँ से पूरा का पूरा एक तरह से दस्तावेज जो है निकाल के वह सामने में रखा जाए, तभी संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी देगी। तो इस मामले से स्पष्ट है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डांट लगाई कि उन्होंने इस ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का पालन नहीं किया है, इसलिए ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। मित्रों, अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट क्या है। बहुत आसान भाषा में हम लोगों ने समझा है, लेकिन अब आपके मन में जिज्ञासा ये होगा कि ठीक है, ये स्थितियां बनी हैं, तो इन स्थितियों से निकलने के लिए राज्य सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं। इन विकल्पों को समझने के लिए आवश्यक है कि क्या अतीत में इस प्रकार की घटनाएं किसी अन्य राज्य सरकार में हुई हैं ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लेके, और अगर वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लेके कोई घटना घटी तो उन राज्य सरकारों ने क्या विकल्प अपनाया। तो बिल्कुल ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, इसी साल घटी हैं 2022 में। हम लोग कुछ उन राज्य सरकार में जो घटनाएं घटी उसका उदाहरण लेते हुए देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या रास्ते हैं। इस मामले में सबसे अग्रगणी राज्य रहा महाराष्ट्र। अगर इस वर्ष में बात करें, महाराष्ट्र में उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, यानी एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं बनी थी, और उन्होंने वहाँ पे नगर निकाय चुनाव की घोषणा की थी। उनके नगर निकाय में उन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया था। उस ओबीसी आरक्षण को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
बड़ा ही दिलचस्प रहा कि हाईकोर्ट ने जब ओबीसी आरक्षण को नगर निकाय में महाराष्ट्र में कैंसिल किया तो उसके बदले में उद्धव ठाकरे अध्यादेश लेके आ गए, और वो अध्यादेश लेकर कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश हमने जो लेके आए, और उस अध्यादेश को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट कर दिया कि ये अध्यादेश से काम नहीं चलने वाला है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य दिशा निर्देश है ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। और अंततः उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को देखते हुए बांठिया कमीशन का गठन किया था, और उस कमीशन के सिफारिशों के आधार पर जब उनके सिफारिश सामने में आए फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक तरह से ओबीसी आरक्षण को भी अनुमति दी और वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया को भी अनुमति दी। ये तो थी महाराष्ट्र सरकार की स्थिति। फिर आप पूछेंगे कि क्या ऐसी घटना किसी अन्य प्रदेश में हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। इसी प्रकार के घटनाक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई। शिवराज सिंह चौहान ने भी एक तरह से ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया मध्य प्रदेश में, और वो जबलपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया उस प्रावधान को। जबलपुर हाईकोर्ट के विरुद्ध शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया कि हमारे ओबीसी आरक्षण को कैसे कैंसिल किया जा सकता है, हमने तो महाराष्ट्र मॉडल की कॉपी की है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको किसी मॉडल की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसे लागू करने की ज़रूरत है। अंततः शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से जो है कि वहाँ पे उन्होंने फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका कुछ समय बाद डाला, और उसमें एक कमीशन उन्होंने बनाया था और उस कमीशन के रिपोर्ट को भी डाला, और अंततः फिर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव कराने की अनुमति मिली, उन्हें हरी झंडी मिली। कहने का आशय ये है कि शिवराज सिंह चौहान को भी ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को उसको स्वीकार करना पड़ा, तभी वहाँ पे भी हरी झंडी मिल पाई। इसी प्रकार का घटनाक्रम हम लोग झारखंड में भी देखते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है वहाँ पे नगर निकाय में उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण की घोषणा की थी, और उसे रांची हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। रांची हाईकोर्ट ने कहा कि आपको अपने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का जो है कि आपने पालन नहीं किया है, इसलिए आपके आरक्षण को निरस्त किया जाता है। अंततः हेमंत सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में ये बताया कि वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट को लेके प्रक्रिया जो है वो अभी इस समय क्रियान्वित है, वो प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन सरकार को कहा बड़ी अच्छी बात है, आप पहले प्रक्रिया पूरी कर लें और उसके बाद फिर आप चुनाव संपन्न करा लें। तो माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में वो प्रक्रिया ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में संभवतः फिर से नगर निकाय के चुनाव करा सकेंगे, यानी कि वहाँ जल्द से जल्द ये हो सकता है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया झारखंड सरकार को भी कि हाँ, आप उस प्रक्रिया को पालन करेंगे तो फिर आप वहाँ पे नगर निकाय के चुनाव करा सकते हैं। इसी प्रकार की एक स्थिति बिहार में भी उत्पन्न हुई। बिहार में पहले 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे, लेकिन कई सारे याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट में याचिका डाला। पटना हाईकोर्ट ने एक तरीके से याचिका को स्वीकार करते हुए ओबीसी आरक्षण और ईबीसी यानी कि वहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का भी इंतजाम किया गया था, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के भी आरक्षण का उसमें व्यवस्था थी, उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि उसके बाद में बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिशों के आधार पर उन्होंने जो है कि अनुशंसाएँ की हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग आयोग वह आयोग नहीं है जो अधिकृत आयोग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यानी उसको वो दर्जा देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि वहाँ पे अब बिहार के मामले को लेकर 20 जनवरी को जो है अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इस दरमियान में बिहार सरकार ने प्रथम चरण के चुनाव संपन्न करा लिए हैं वहाँ पे नगर निकाय के, और बुधवार को एक तरह से अगले चरण का चुनाव वहाँ पे होना है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में जो है कि इसमें हस्तक्षेप प्रक्रिया में नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट था सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का प्रयोग बिहार सरकार को भी करना पड़ेगा। तो वह आगे 20 जनवरी के सुनवाई में पता चलेगा। हम लोगों ने अभी उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश के उदाहरण, साथ ही साथ झारखंड और बिहार के उदाहरण।
इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया को फॉलो किए हुए ओबीसी आरक्षण और नगर निकाय के चुनाव संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। उनको एक तरह से आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को जो कहा है कि सीधे सीधे एक तरीके से ट्रिपल टेस्ट के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, यही उपाय है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ ही। और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि यहाँ पे भी एक अधिकृत ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा और वह ट्रिपल टेस्ट के पूरे प्रक्रिया को फॉलो करेगी और उसके बाद यहाँ पे चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन फिर एक प्रश्न ये उठता है यहाँ पे, जो कि विपक्ष भी लगातार सरकार से वो सवाल पूछ रहा है कि जब इस प्रक्रिया का फॉलो करना ही था तो ऐसे में सरकार ने इस पूरे प्रक्रिया को आज से 6 महीना पहले या साल भर पहले क्यों नहीं प्रारंभ कर दिया? अगर वो पहले इस पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को, ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया को फॉलो करती तो आज एक तरह से कोर्ट में यह मामला लंबित नहीं होता और नगर निकाय के चुनाव को लेकर कोई उहापोह की स्थिति नहीं होती। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर यह आरोप भी लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। विशेषकर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर स्पष्ट है कि अगर सरकार ये तैयारी पहले ही कर लेती, ट्रिपल टेस्ट के पूरे मामले को पहले ही मान लेती, तो फिर आज ये संकट के समय नहीं आते। क्योंकि आरक्षण के जो पहले भी विभिन्न मामलों में आरक्षण की जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट 2 मामलों को लेकर गंभीर रही है कि आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण देने से पहले आपको वो आंकड़े बताने पड़ेंगे कि वहाँ पे आरक्षण देने की ज़रूरत है या नहीं है। और अतीत में सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामले पे जो गंभीर रही है कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम लोग अभी नगर निकाय में आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने नौकरियों में जो सरकार ने सवर्ण आरक्षण 10% दिया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 50% के कैप को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। और हम लोग जानते हैं कि जो 50% का आरक्षण था वो मंडल केस के संदर्भ में इंदिरा साहनी केस के 11 सदस्यीय खंडपीठ ने वो कैप का निर्माण किया था। तो उस समय माना गया था कि अनुच्छेद 16(4) जिसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात थी और अनुच्छेद 335 हमारे संविधान में ये चीज़ कहते हैं, वो 335 ये प्रावधान करता है कि आरक्षण उसी हद तक दिया जाना चाहिए जिस हद तक कि हमारी गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। तो इंदिरा साहनी केस के 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 16(4) प्लस अनुच्छेद 335 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50% आरक्षण वह एक सीमा हो सकती है जहाँ पे कि वंचित तबकों को आरक्षण भी मिले, यानी आरक्षण की व्यवस्था भी बनी रहे और हमारी व्यवस्था जो है कि वो विफल भी नहीं हो, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। लेकिन अभी हाल ही के जो कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने स्वर्ण आरक्षण में जो मामला दिया तो वहाँ पे वो कैप टूटा है। तो भविष्य में ये 50% आरक्षण के मामले को लेके नगर निकाय में क्या स्थिति होगी वो भी एक अलग सा मामला है जो कि कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो 50% आरक्षण के मामले के संदर्भ में वो आरक्षण कैंसिल नहीं हुआ या चुनाव के ऊपर संकट के बादल नहीं आए, बल्कि यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट का वो फॉर्मूला है। तो ट्रिपल टेस्ट का ये फॉर्मूला जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार इसका पालन कर लेगी, ये संकट के बादल समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।